नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश से दंगल 2024 हॉट सीट और मैं हूं आपके साथ किरण। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम रोजाना बात करते हैं देश की उन लोकसभा सीटों के बारे में जो बेहद ही हॉट मानी जाती है। जी हां, इन सभी हॉट सीटों की सियासत से राजनीति के गलियारों में हलचल भी तेज हो जाती है और यही वजह है कि हम अपने खास कार्यक्रम के जरिए हर एक हॉट सीट की तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दंगल 2024 हॉट सीट। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। तो यहां 10 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। फिलहाल सबकी नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। ऐसे में आज हम गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करेंगे और हर समीकरण पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कुल मतदाता, पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है, उसके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो ये कुल मतदाता कितने हैं, आपको गुरुग्राम में 24,94,044 के करीब जो है ये कुल मतदाता है गुरुग्राम में। चाहे हम पुराने गुरुग्राम की बात करें, नए गुरुग्राम की बात करें, तो दोनों को मिला करके है। पुरुष मतदाता 12,90,402 के करीब है। तो वहीं अब महिला मतदाता कितनी है, 12,03,642 ये महिला मतदाता है। तो ये हमने आपको अन्य की भी बात करें तो 46 अन्य मतदाता हैं यहां पर। और आइए अब आपको बताते हैं 2019 में हुए गुरुग्राम लोकसभा सीट पर चुनाव में कितने मतदाताओं ने मतदान किया, साथ ही कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है और कुल कितने प्रतिशत वोटिंग रही। तो कुल जो मतदाता हैं जिन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया था वो 14,46,509 के करीब हैं। इन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया। 7,75,280 पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया था। ये हम आपको 2019 के आंकड़े बता रहे हैं। और 6,66,146 महिला मतदाताओं ने वोटिंग की है। तो महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। और 2019 में कुल अगर देखा जाए तो 67.36% वोटिंग हुई है। यानी हम इसे कहेंगे कि ठीक ठाक ये वोटिंग रही है। लेकिन यही होता है कि आप इससे अगर 70 से ऊपर जाते हैं तो उसको बेहतर माना जाता है, ताकि वहां की जो जनता है वो जागरूक है अपने वोट अधिकार को लेकर के। और इसके साथ ही अब बात करते हैं 2019 में गुरुग्राम लोकसभा सीट के चुनावी नतीजों के बारे में, जहां से बीजेपी के राव इंद्रजीत ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव दूसरे नंबर पर रहे थे। पूरी जानकारी देखिए आपके सामने। तो ये हम आपको पूरी जानकारी गुरुग्राम लोकसभा सीट की 2019 की दे रहे हैं। राव इंद्रजीत बीजेपी की तरफ से उतरे थे। इनको 60.94% वोट प्राप्त हुए थे। 8,81,546 के करीब जो है उनको वोट मिला था। या 1% के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं कुल कितने वोट मिले थे वो हम आपको बता रहे हैं। कैप्टन अजय यादव प्रतिद्वंदी के तौर पर उतरे हुए थे। 4,95,290, 34.24, यानी काफी अच्छे मार्जिन के साथ जो है राव इंद्रजीत ने जीत दर्ज की थी। और ये वीरेंद्र राणा तीसरे नंबर पर रहे। 9,911, 0.69% वोट प्रतिशत रहा था। और इसके साथ जेजेपी के तरफ से भी चुनावी मैदान में डॉक्टर महमूद खान उतरे थे। 8,993 और इनका भी प्रतिशत 0.62% रहा। और चलिए गुरुग्राम को लेकर के ज्यादा चर्चा और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान और हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अशोक चौहान है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं नीरज वशिष्ठ है हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले नीरज, आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे। अगर मुद्दों पे हम सबसे पहले अगर बात करें, क्योंकि मुद्दों के ही हिसाब से जो है चुनाव मैदान में तमाम जो उम्मीदवार है वो जाते हैं, क्या खास मुद्दे हैं जिस पर इस बार जो है गुरुग्राम की जनता वोट करेगी? बिल्कुल किरण, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण सीट है, प्रदेश की आर्थिक नगरी के तौर पर जानी जाती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में 25 लाख मतदाता
मतदान करने वाले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये जो सीट है गुरुग्राम लोकसभा, ये 1971 में 1900 पहली बार ये असम में आई थी। गुरुग्राम महेंद्रगढ़ लोकसभा की सीट के तौर पर इसको जाना जाता था। 8 बार राविंद्रजीत सिंह या फिर उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह, उनका कब्जा रहा है इस सीट के ऊपर। और 4 योजनाओं से केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह इस सीट के ऊपर न केवल जीत दर्ज करते आ रहे हैं, बल्कि उनकी जीत का प्रतिशत साल दर साल यानी हर योजना में बढ़ता जा रहा है। मैं अगर 2019 से 2024 तक के इस लोकसभा चुनाव के सफर की बात करूं तो केंद्रीय मंत्री ने काफी कुछ ऐसे वायदे थे जो कि 2005 से 2009 के जो चुनावी समर था, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी से वो उम्मीदवार थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी की थी। मसलन की मेवात के अंदर रेल को ले जाया जाना महत्वपूर्ण योजना थी केंद्रीय मंत्री की। अभी तक वो योजना इन 4 जो लोकसभा चुनाव हुए हैं यानी 20 साल में वो वायदा केवल वायदा बनकर रहा। मेवात के अंदर उच्च शिक्षा की बात की जा रही थी, मेवात के अंदर नहरी पानी को ले जाने की बात की जा रही थी, और मेवात के अंदर रोजगार स्थापित करने की बात की जा रही थी। क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा जो सीट है उसमें 20% मतदाता मेव बाहुल्य हैं, 18% मतदाता अहीर बाहुल्य हैं। यानी ये सीट कहीं ना कहीं मेव बाहुल्य सीट के तौर पर भी जानी जाती है और अहीर बाहुल्य सीट के तौर पर भी जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण जरूर होने वाला है। हालांकि इस चुनाव में भी केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह का पलड़ा काफी भारी जरूर दिखाई दे रहा है। मुद्दों की अगर बात करें तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, मुद्दों की राजनीति से कहीं ना कहीं जो नेता हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें वो हो या फिर कांग्रेसी जो प्रत्याशी हैं, पिछली बार कैप्टन अजय सिंह यादव थे, अभी तक कांग्रेस ने इस महत्वपूर्ण लोकसभा से किसी भी प्रत्याशी को उम्मीदवार नहीं बनाया है। इनेलो ने भी अभी तक इस बारे में सोचना शुरू नहीं किया है। आम आदमी पार्टी, चूंकि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं डावाडोल स्थिति है। यहां से लोकसभा प्रत्याशी घोषित भी होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी संशय मंडरा रहा है, संशय के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं जेजेपी पार्टी है, वो भी अभी कहीं ना कहीं जिस तरह से एकदम से गठबंधन टूटा है और गठबंधन के बाद वो कहीं ना कहीं संभल नहीं पाई है। उनकी उनकी मीटिंगों में कहीं ना कहीं मंथन और चिंतन का बैठकों का दौर जारी है और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बिल्कुल, आपके पास अशोक जी हम आएंगे। और जिस तरह से नीरज यहाँ बता भी रहे थे, इनेलो की स्थिति, जेजेपी की स्थिति, वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो एक साथ लड़ रही है, जहां पर एक सीट कुरुक्षेत्र जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को दिया गया है, बाकी 9 सीटों पे कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ रही है। यानी हम एक कांटे की टक्कर माने कि बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच में है। और जिस तरह से बीजेपी के तरफ से 3 बार के विजेता राव इंद्रजीत, एक बार फिर से उन्हीं पे दाव लगाया गया है, उन्हीं को उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी उतार रही है। कांग्रेस की तरफ से विजेता उम्मीदवार के तौर पे कौन हो सकते हैं, क्योंकि कई नामों की चर्चा चल रही है। राज बब्बर ने भी अभी फिलहाल में मुलाकात की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। बिल्कुल, देखिए चूंकि स्थानीय नेता नहीं है राज बब्बर, तो ऐसे में ये सवाल अशोक जी से था। कोई बात नहीं। जी जी, हाँ, देखेगा अभी कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। राज बब्बर का भी आप बता रही हैं नाम आ रहा है, कैप्टन अजय यादव भी हैं, 10 नाम इधर से गए थे अभी गुड़गांव से, और भी हैं 2-4 इस तरह से। अब इन पे मंथन चल रहा है कैसे, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ भी गड़बड़ वाली बात है। जैसे नवीन जिंदल है, नवीन जिंदल ने भाजपा ज्वाइन कर लिया, हमेशा कांग्रेस से ही लड़ते थे। इस तरह से जो है अभी कांग्रेस का भी मामला भी फाइनल सा एक तरह से नहीं हो पा रहा है। और दूसरे जो है अपना गुड़गांव की जो सीट है वो तो हॉट सीट हमेशा से रही है। और ये अपना जो दक्षिण हरियाणा है, दक्षिण हरियाणा में जो अपना रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, आपका गुड़गांव भी है, मेवात भी है, ये काफी अपना इसमें राव साहब का काफी अपना अच्छा दबदबा रहा है और अच्छे हिसाब से ठीक चला। जैसे अभी नीरज जी बोल रहे थे कि मेवात था, मेवात विकास से अछूता था, तो अपना जो है राविंद्रजीत सिंह ने इस बार जो
2019 और 2024 के बीच में जो है अपना मेवात में जैसे रेल अपना पहुंचाना, अपना कॉरिडोर भी बनाना, इस तरह से नेशनल हाईवे वगैरह जो अपना जो है इनका काफी काम किया है अपना उच्च शिक्षा के लिए भी, और दूसरे जो डेवलपमेंट्स वगैरह जो इस तरह से था। जो अपना इस तरह के जो अपराध थे, अपराधों पे भी काफी कुछ अपना काबू पाया गया है। मेवात अपराधियों का गढ़ एक तरह से माना जाता था, इस पे भी जो है अपना सरकार ने भी और दूसरे केंद्रीय मंत्री का भी हमेशा से रहा है कि मेवात में जो है खुशहाली रहे, शांति रहे, सब अपना जो है अमन चैन रहे। तो इस तरह से जो करके जो इन्होंने किया है, तो वो सब चल रहा है। अब किसको ये टिकट देंगे, कैसे देंगे, वैसे तो मानना पड़ेगा राव इंद्रजीत सिंह का पलड़ा पहले से हर साल से ज्यादा भारी भारी होता जा रहा है। जैसे कि इस बार अपना मतदाताओं की संख्या भी 10 लाख के करीब बढ़ गई है, 10 लाख के करीब बढ़ी है। तो वो अपना दूसरा इधर फैक्टर जो है मोदी फैक्टर है, वो भी जरूर काम करेगा, क्योंकि 400 पार का जो नारा जो दिया हुआ है, वो 400 नारे का पार के नारे में गुड़गांव भी उसमें शामिल है। कोई ऐसी कोई दिक्कत तो सामने अभी दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। सबसे बड़ी बात यह कि कैंडिडेट कौन आता है, पर जहाँ तक कि हाँ, जहाँ तक कि अपना लोगों से पता चला है, हम लोग भी उठते बैठते हैं, हमें भी थोड़ा बहुत लोग आते हैं, तो वही है कि राव साहब टक्कर बहुत बढ़िया देंगे और उसके बाद में सीट भी निकाल के राव साहब ले जाएंगे, चाहे कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट कोई भी हो, कोई भी आए। ऐसा है कि अब वो कैंडिडेट को पर भी जिस तरह से आपने ये बताया कि क्या प्लस पॉइंट बीजेपी का है, जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो जीत वो दर्ज कर सकते हैं और जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर राव इंद्रजीत हैं ही, लेकिन कांग्रेस कहां फेलियर हो जा रही है? मतलब उनकी तरफ से क्या कमी रह जा रही है? क्या संगठन नहीं होना, एकजुटता नहीं होना, या ये कहें कि बड़े बड़े नेता जो पार्टी को छोड़ करके चले जा रहे हैं वो सम्मान नहीं मिल रहा? क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आ गई हैं। बिल्कुल किरण, देखिए कहीं ना कहीं जी जी देखिए किरण, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने से काफी पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में ऑफिस खुल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। यानी जो तैयारी अभी तक की शुरू कर देनी चाहिए थी उम्मीदवार के तौर पर, चाहे वो कैप्टन अजय सिंह यादव हो या फिर राज बब्बर हो या फिर और जिनके नाम चर्चा में रहे हैं, उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। जनसंपर्क अभियान शुरू कर देना चाहिए था, या फिर भारतीय जनता पार्टी के उस कद्दावर नेता की घेरेबंदी शुरू कर देनी चाहिए थी। मसलन 20 साल से राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि मेट्रो के पिलर को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, 2019 के जब चुनाव नजदीक आए थे, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि बस इसकी डीपीआर तैयार है, 2024 से पहले मेट्रो फर्राटे से दौड़ेगी गुड़गांव के तमाम इलाकों के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं जुमला नजर आ रहा है। और गुरुग्राम का जो सरकारी अस्पताल है वो 2016 से डिस्मेंटल है। नहीं, अशोक जी, आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह? क्या सहमत नहीं लग रहे हैं नीरज जी की बात से? देखेगा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, 100% सहमत हैं। गुड़गांव है, गुड़गांव देश का ही नहीं विदेश का भी, विश्व में अपना स्थान रखता है। कोई भी कुछ होता है गुड़गांव का नाम सबसे पहले है। गुड़गांव आज के टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे और बहुत ही हर उससे है। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, दिल्ली की अपना देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद भी जो विकास कहना चाहिए, होना चाहिए था, इसको छोड़ दीजिएगा कि कारपोरेट ऑफिस आ गए, ये आ गए, सब अच्छी बात है, बहुत है, आए हुए हैं, वर्ल्ड का सब यहाँ कारपोरेट ऑफिस हैं, मानते हैं। पर जो जन समस्याएं हैं, जन आदमी के आमजन की क्या समस्या है, शिक्षा, हेल्थ, और इसके बाद में बढ़ती हुई बेरोजगारी और क्या नाम आपका जो है महंगाई, इस पे काबू पा लिया जाए तो आमजन सुख अपना खुशी है, आमजन सुखी है। पर प्रॉब्लम
है। हॉस्पिटल में कहा था कि भाई इसको डेवलप करेंगे, कि इसको बड़ा बनाएंगे, इसमें बेड की अपना क्वांटिटी और बढ़ाएंगे, लेटेस्ट फैसिलिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी, मानते हैं। डिमोलिश कर दिया, अब कहीं नहीं। अब उसमें जो उठाए के गुड़गांव पुलिस ने पार्किंग बना दी है, अब वो फ्री पार्किंग वहां पे चल रही है। ऐसा ही आपका क्या है कि रोडवेज बस स्टैंड वो भी कंडम घोषित किया जा चुका है कई साल पहले, उसकी अब तोड़फोड़ शुरू इस हो गई मामले है। में यस, मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार के साथ एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा किरण, क्योंकि MH1 न्यूज की टीम ने न केवल लोकसभा चुनावों में बल्कि इस मुद्दे को 2023 में भी उठाया था कि जो गुरुग्राम का बस अड्डा है वो जब हरियाणा नहीं बना था और पंजाब और हरियाणा पंजाब के टाइम पे इसका इनॉग्रेशन किया गया था, तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री जो पंजाब के थे प्रकाश सिंह कैरो, उनके द्वारा इस बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया था। और तब से लेकर अब तक बस स्टैंड के नाम पर योजनाएं तो बनी हैं। बिल्कुल, MH1 न्यूज की टीम ने उसे कवर भी किया था और कई सवाल जवाब भी उस पे चले थे, लेकिन अब तक कहा जाए तो वो जो गुरुग्राम की जनता है उन्हें वो चीज मिल नहीं पाई है जो मिलना चाहिए था। नीरज, हम बीजेपी और कांग्रेस की तो बात ही कर रहे हैं, लेकिन अगर इनेलो को भी देख ले, रामपाल माजरा एक बार फिर से घर वापसी हो चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आ गए हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है ताकि चुनावी मैदान में एक मजबूती के साथ इनेलो उतर सके। संभवतः 2019 को अगर हम देख ले तो परसेंटेज बहुत ही कम रहा, 0 के बराबर समथिंग था। तो क्या देखें, क्या कुछ उभर पाएंगे, कुछ परसेंटेज बढ़ सकता है, उनके आने का कोई फायदा हो सकता है? नीरज, देखिए 2019 से 2024 के टेन्यूअर के अंदर गुरुग्राम ने क्या नहीं देखा। गुरुग्राम ने जाम की स्थिति देखी मानसूनी बारिश के दौरान, और हर साल की ये कंडीशन है। 2016 के महाजाम के बाद से लगातार इस समस्या से दो चार होता रहा है, फजीयत होती रही है गुरुग्राम में, लेकिन किसी भी विपक्षी दल ने इस मुद्दे को बुलाने में काफी देरी की। आपने इनेलो की बात की, हालांकि जरूर मेवात इलाके में इनेलो को मजबूत किया है अभय चौटाला ने, काफी लोगों को इनेलो में ज्वाइन कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास अभी भी उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। अब चूंकि गुरुग्राम लोकसभा के साथ साथ देश भर की जितनी सीटें हैं, हिंदू मुस्लिम के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी समीकरण जोड़ती है कहीं ना कहीं, और जो हिंदू वोटर्स हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। मसलन अगर मैं ओबीसी वोटर्स की बात करूं, अहीर वोटर्स की बात करूं, ब्राह्मण वोटर्स की बात करूं, पंजाबी वोटर्स की बात करूं, या फिर और जितनी भी जातियां हैं उनकी बात करूं, या फिर सिर्फ ओबीसी वोटर्स की बात करूं, तो तकरीबन 40% इनकी जो एक आंकड़ा है 40% के करीब है, जो कि वन साइड चुनाव में एक साथ असर डाल सकते हैं। और ओबीसी को लेकर राजनीति राहुल गांधी भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। हालांकि इन चुनावों से ठीक पहले जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, मनोहर सरकार का सत्ता परिवर्तन हुआ है, केंद्रीय मंत्री ने काफी गंभीर सवाल उठाए। पत्रकारों के सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के साथ मनोहर सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया, नायाब सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया कि इतने महत्वपूर्ण फैसले से पहले केंद्रीय मंत्री से, जो कि लगातार 4 योजनाओं से सांसद बनते आ रहे हैं, 3 योजनाओं में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति जरूर है। बिल्कुल, काफी कुछ राजनीति में चीजें जो हैं वो खासतौर से अगर हरियाणा में जो अभी उथल पुथल देखने को मिली है, जिसमें नई सरकार का गठन हुआ, मंत्रिमंडल में भी कई जो है तस्वीरें निकल करके आई थी। फिलहाल एक छोटी से ब्रेक ले हम यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी से जेजेपी जब अलग हो गई है तो क्या यहाँ पर इमेज खराब हो गई है जेजेपी की? अब अपने आप को किस तरह से जेजेपी उभार के ला पाएगी? क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जेजेपी इनेलो से टूट करके बनी थी, उस वक्त में एक अच्छा प्रदर्शन था, कहा जाता है शुरुआती दिनों में एक अच्छा प्रदर्शन हुआ है, लेकिन अब क्या वैसी स्थिति है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब। शिविर है, क्योंकि परिवार एक परिवार जेजेपी में हो गया कि इनेलो में हो गया। रणजीत सिंह जो थे वो निर्दलीय हो गए, वो भाजपा ही बन गए। तो इस तरह से अब जो अभय चौटाला भी कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे करके, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला उम्र दराज हो चुके हैं, अभी भी है ऐसी बातें, जितने अपने सामर्थ्य से ज्यादा उनके अपना आज भी मैं अपना लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, पार्टी को खड़ा
करना और अभय चौटाला को अपना गाइडेंस देनी, दिशा निर्देश देने, वो आज भी कर रहे हैं। पर ये कि जिताऊ कैंडिडेट वाली बात है। जिताऊ कैंडिडेट जो है, जैसा कि एक तरह का 400 पार का नारा और अपना विकास के कार्य, और ये जो मान लीजिए कुछ जुमले भी होते हैं, उन जुमलों का भी आम जनता पे इस टाइम फर्क पड़ जाता है। और आदमी ऐसा चलो 1% 2% ध्यान नहीं करेगा, जो अदर्स हैं, जो और हैं, वो तो ध्यान कर रहे हैं ना। तो इस तरह से अपना कैंडिडेट सामने आ जाए, वो कमजोर कैंडिडेट हो, तो उसका फायदा भी जो रूलिंग का जो है भाजपा को मिलता है और मिलता रहेगा। इस तरह से ये अपना चलते हैं। बिल्कुल, मतलब बाकी पार्टियों को अगर देखा जाए तो एक जिताऊ कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। नीरज, आपसे ये हम समझना एक चाहेंगे थोड़ा सा, जाकिर हुसैन का नाम भी एक सामने आ रहा है, क्योंकि 3 बार से वो विधायक रहे हैं, विधानसभा चुनाव वो जीते थे। तो क्या ये है कि मुस्लिम कार्ड भी यहाँ पर कांग्रेस खेल सकती है गुरुग्राम में? देखिए, जाकिर हुसैन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा के शायद वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं या फिर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो जाकिर हुसैन तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, काफी कद्दावर नेता हैं और काफी उनका पारिवारिक राजनीतिक इतिहास रहा है मेवात में। और इसके साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण है किरण, क्योंकि इन 2019 से और 2024 के बीच में नूह हिंसा हुई है, नूह में दंगे भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं वोट हिंदू मुस्लिम के तौर पर भी डाले जा सकते हैं, यानी कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता कांग्रेस के अलावा। पिछली बार भी बीते 2019 के चुनाव में भी कैप्टन अजय सिंह यादव यहां से प्रत्याशी थे, 5.5 लाख 6 लाख वोट जरूर उन्हें हासिल किए, लेकिन राविंद्रजीत का जीत का प्रतिशत 2014 से बढ़कर तकरीबन 5 लाख वोटों तक जा पहुंचा था, यानी 4,90,000 85,000 वोट से राविंद्रजीत सिंह ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था। और अभी तक क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, तो ऐसे में कैप्टन अजय सिंह यादव भी लगातार आलाकमान को ये चेताते रहे हैं कि अगर उन किसी लोकसभा प्रत्याशी के बाद जन संपर्क को लेकर अगर वक्त ही नहीं बचेगा तो फिर कैसे जीत दर्ज की जा सकेगी ऐसे केंद्रीय मंत्री के खिलाफ, जो कि 4 योजनाओं से लगातार यानी 20 साल से वो लगातार लोकसभा की सीट को न केवल जीतते आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के तौर पर मंत्री बनते आ रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। अहिरवाल के तौर पर अगर देखा जाए तो मजबूत कैंडिडेट हैं। अगर कांग्रेस के पास कोई भी मजबूत नेता अगर इस लोकसभा इस क्षेत्र में उतारती है तो कहीं ना कहीं वन साइड मुकाबला। देखिए, दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करें तो मानेसर में 1810 एकड़ जमीन का जो मसला है वो काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। 1128 उचित मुआवजे के लेकर किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर पिछले 3 साल से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। राविंद्रजीत सिंह ने खुद आश्वासन दिया था धरना स्थल पर जाकर कि अहीर रेजिमेंट हक है अहीरों का और उसे कहीं ना कहीं सरकार को दे देना चाहिए। तो ये 2-3 बिल्कुल, अब यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर तो ये लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट के तौर पर रहता है, कौन जो है वो प्रतिद्वंदी के तौर पर राव इंद्रजीत के सामने उतरेगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा यहाँ पर करने के लिए। तो इसी के साथ अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन सी विधानसभा सीट शामिल है और यहाँ किस किस पार्टी के विधायक हैं। तो डॉक्टर बनवारी लाल बावल से बीजेपी के तरफ से विधानसभा चुनाव में उतरे थे, उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। तो 9 विधानसभा सीटों की जानकारी आपको देते हुए चिरंजीव राव रेवाड़ी से कांग्रेस की तरफ से उतरे हुए थे, तो एक अच्छी पकड़ यहां पर। और इसी के साथ सत्यप्रकाश जरावत पटौदी से बीजेपी के तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे, जीत दर्ज की थी। 9 विधानसभा में से एक पटौदी विधानसभा जहां से इन्होंने जीत हासिल की थी। राकेश दौलताबाद बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक के तौर पर निर्दलीय विधानसभा चुनाव में उतरे थे और विधायक बने। इसी के साथ सुधीर सिंगला गुरुग्राम बीजेपी में हैं और चुनावी मैदान में वो उतरे थे और जीत उन्होंने दर्ज की थी। और इसी के साथ संजय सिंह सुहाना बीजेपी, यानी बीजेपी की अच्छी पकड़ विधानसभा चुनाव के दौरान में खासतौर से पूरे गुरुग्राम को अगर देखा जाए तो उसमें है। नूह से कांग्रेस। और वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास भी अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, जिसमें 1952 से लेकर के 2019 तक की पूरी जानकारी शामिल है। तो देखिए,
तो ये है गुरुग्राम लोकसभा सीट का इतिहास। ठाकुर दास भार्गव कांग्रेस से थे और 1952 में चुनावी मैदान में उतरे थे, सांसद थे। और इसके साथ ही अब दूसरे कौन रहे वो हम आपको बताते हैं। अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस की तरफ से 1957 में चुनावी मैदान में उतरे, जीते भी थे, यानी कांग्रेस की एक अच्छी पकड़ थी। 2 बार से कांग्रेस के ही सांसद रहे। प्रकाश वीर शास्त्री आईएनडी 1958। और उसके बाद आपको बता दें कि गजराज सिंह कांग्रेस की तरफ से थे 1962 में, यानी कि एक बार फिर से कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की थी और गजराज सिंह सांसद बने थे। अबुल गनी डार आईएनडी की तरफ से 1967 में चुनावी मैदान में उतरे, जीते, सांसद बने। और इसी के साथ तैयब हुसैन कांग्रेस की तरफ से 1971, यानी कड़ी टक्कर यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी सीट पर अपनी जगह बनाते हुए। राव इंद्रजीत पहले कांग्रेस में थे, 2019 में वहां से जीत उन्होंने दर्ज की थी और अब वो बीजेपी में चले गए हैं राव इंद्रजीत। और आपको बता दें उसके बाद से 2014-2019 राव इंद्रजीत बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरे थे और वहां से वो सांसद रहे हैं और अभी भी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट के जातिगत आंकड़ों पर, जो गुरुग्राम की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो ब्राह्मण वोट 4.4% है यहां पर गुरुग्राम में। ब्राह्मण वोट 4.4, पंजाबी वोट जो है 7.6% के करीब। और इसी के साथ जाट वोट की अगर हम बात कर लें तो 7%। गुज्जर वोट 4.2% है वहां पर। और राजपूत वोट की अगर हम बात करें तो 4.2%। और इसी के साथ वैश्य वोट 8.2% है। और इन सब के साथ यादव वोट की बात करें तो 17.5%। दलित वोट की बात करें 13%। और इसी के साथ मुस्लिम वोट 20%। और अन्य वोटों की अगर हम बात कर ले तो 19.3% है गुरुग्राम से। तो ये है जातिगत आंकड़े और इन्हीं के समीकरण के आधार पर तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारते हैं और इसी के साथ चुनाव जीतते हैं। और फिलहाल हमारी खास पेशकश दंगल 2024 हॉट सीट में इतना ही। कल फिर किसी और हॉट सीट के साथ आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज़।